नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीलिम्स पीटी 365 पॉलिटी का। उसमें हमारा जो है छठवां चैप्टर आ गया है सेंटर और स्टेट की रिलेशन से। इसमें पहला टॉपिक है स्टेट्स डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी। कंटेस्ट क्या है कि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी जो है वो गठित की है, जिसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज कुरियन जोसेफ। ये सजेशन देंगे कि किस तरीके से जो है स्टेट की ऑटोनॉमी को और मजबूत किया जाए और फेडरलिज्म को भी मजबूत किया जाए साथ साथ। तो जब फेडरलिज्म की बात आ जाए तो फेडरलिज्म स्कीम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल एज ए वर्ड जो है कहीं मेंशन नहीं है। तो मेंशन क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट। और इन यूनियन ऑफ स्टेट को जो है कोई राइट नहीं है सीड करने का। सीड का मतलब जो है इंडिया एज ए कंट्री से कोई राज्य अगर चाहेगा कि वो अलग हो जाए तो वो उसको राइट्स नहीं देता है हमारा संविधान। फेडरल फीचर है लेकिन फेडरल कैरेक्टर है, लेकिन फेडरल वर्ड हमारे यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। तो कुछ कॉमन फीचर्स जो है इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, इलेक्शन कमीशन जो कि स्टेट के भी इलेक्शन को वॉच करेगा और पार्लियामेंट के इलेक्शन को भी वॉच करेगा। तो ये भी एक तरीके से यूनिटरी सिस्टम हो गया। और सिंगल और यूनिफाइड जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है हमारा है। तो ये हमारा जो है एक तरीके से जो है यूनिटरी वाला जो मतलब जो है कैरेक्टर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हुआ। फिर कुछ जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे कि आर्टिकल 246 जो हमको बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट थ्रू 7 शेड्यूल। तो हमारे 12 शेड्यूल है, उसमें 7वां शेड्यूल जो है उसमें जो है कौन से पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कुछ कंकरेंट लिस्ट भी है और कुछ रेसिड्यू पावर भी है। तो वो जो है 7th शेड्यूल में मेंशन है। और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 7th शेड्यूल में लिस्टेड है अगर उससे अमेंडमेंट है तो उसका क्या है कि एक तो मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर से पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है हाफ ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेचर है उनसे जो है वो पास होना चाहिए, रेटिफाई होना चाहिए। तो ये हुआ मतलब जो है किस तरीके से जो डिवीजन ऑफ पावर का जो है पास करने का हमारा सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखा जाए फेडरलिज्म को लेकर के क्या क्या है, तो अंडर द आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि रेसिड्यू पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ पावर सेंट्रल लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है और कुछ कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन कुछ पावर कुछ जो टॉपिक्स जो मैटर्स थे वो उस समय नहीं जानकारी था कि कब फ्यूचर में आ जाए। तो जो भी मैटर उसमें मेंशन नहीं किया गया उसको हम रेसिड्यू पावर बोलते हैं, वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। फिर आर्टिकल 249 क्या बोलता है, लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट पे भी जो है लॉ बना सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के रूप में आता है तो। फिर आर्टिकल 250 ये बोलता है कि सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट आइटम ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के दौरान जो है सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट को भी कानून के रूप में मतलब कानून उसके लिए बना सकता है। फिर आर्टिकल 252 बोलता है कि पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द स्टेट विथ देयर कंसेंट। अगर कोई स्टेट जो है वो अगर कंसेंट देता है कि हमारे मैटर में भी आप कानून बनाइए तो उस कंडीशन में भी जो है पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 252 जो है वो कानून बना सकता है। फिर आर्टिकल 253 ये बोलता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट का जो पावर है उसको ओवरराइड कर देगा पार्लियामेंट का पावर। आर्टिकल 254 बोलता है कि अगर दो लॉ बनाए गए हैं, एक स्टेट के द्वारा और एक यूनियन के द्वारा, तो जो है इस केस में अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यूनियन का जो लॉ है वो प्रिवेल होगा, मतलब यूनियन का जो लॉ है वो मान्य होगा यहाँ पे। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है कि क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल इन सेंस क्या है कि मतलब हाफ ऑफ द जो है फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और हाफ यूनियन टेरिटरी वाला यूनिटरी वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे यहाँ मौजूद है। इसमें क्या है कि हमारा जो सेंटर है ना वो स्ट्रांग है कंपेयर देन स्टेट के। सेंटर और स्टेट के रिलेशन से जो है कुछ मतलब जो इम्प्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ मतलब जो स्टैट्यूटरी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको ये पावर ड्राइव करता है अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैसिलिटेट करता है कि सेंटर और स्टेट का जो है कोऑर्डिनेशन हो। तो इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। फिर जोनल काउंसिल जो बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ 4 जोनल काउंसिल और एक नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है उसको अगर देखा जाए तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, कब कौन सा एक्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है इसको बनाया गया था। फिर एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मतलब जो है में आता है एक नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि उसको मतलब जो है प्लान करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है एक तरीके से गाइडेंस देता था। उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। तो नीति आयोग क्या करता है कि प्रमोट जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है विथ मोर स्टेट पार्टिसिपेशन। मोर स्टेट पार्टिसिपेशन इन द सेंस जैसे जो प्लानिंग कमीशन था वो जो है स्क्यूड था टुवर्ड्स जो है सेंटर, मतलब वो सेंट्रलाइज चीज़ों को प्रमोट करता था। लेकिन नीति आयोग का एक्चुअल मोटो जो है वो क्या है
कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करे, स्टेट के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है जीएसटी काउंसिल, इसको जो है गठित किया गया था 279A आर्टिकल जो है उसके तहत जो है सेंट्रल स्टेट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है जीएसटी काउंसिल निकल कर आया है। और ये जो बॉडी जीएसटी काउंसिल वो जो है जीएसटी से संबंधित जो है डिसीजन वो देती है। फिर एक डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के जो है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किए गए थे, जिसमें कि पंचायत और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं एज ए थर्ड टियर गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। तो ये हुआ हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का क्या रिलेशन होता है और किस मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू जो है ये गवर्न होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि उत्तराखंड जो है अभी 25 साल हो गए हैं इसके फॉर्मेशन को। उत्तराखंड का फॉर्मेशन सन 2000 में हुआ था, तो अब जो है 2025 में आते आते तो 25 साल हो गया है। तो नए स्टेट का फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है? तो नए स्टेट का फॉर्मेशन जो है अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है प्रोविजन कि नया स्टेट कोई भी फॉर्म किया जा सकता है, उसके बाउंड्री के एरिया इसको अल्टर किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग नेम को भी अल्टर किया जा सकता है। और इससे संबंधित मतलब कोई नया स्टेट बनता है, बाउंड्री चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो जाता है, नाम चेंज होता है, तो वो अंडर द आर्टिकल 3 के गवर्नेंस में आएगा। स्टेट एज पर दिस मतलब जो है पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट फॉर्मेशन का, ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल है इसमें? तो अगर पार्लियामेंट कोई नया स्टेट बनाना चाहती है, उससे संबंधित कोई बिल लाती है, तो वो बिल क्या है? सेल, यहाँ पे वर्ड सेल इन द सेंस क्या मतलब कि वो कंपल्सरली जो है ना प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन उसका लेना पड़ेगा। बिल किसी भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। और अगर प्रेसिडेंट के पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है एज ए कंसल्टेशन के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको भेज सकते हैं। और यहाँ पर भेजना कंपलसरी, यहाँ भी वर्ड जो है सेल रिफर टू दिस बिल टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू एक्सप्रेस इट्स व्यू विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब विद इन स्पेसिफिक टाइम जो है प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर को बोल सकते हैं कि आप इसमें अपना जो है एक व्यू दीजिए। व्यू मानना ना मानना वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो है इनको एज ए ओपिनियन के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को रिफ़र किया जा सकता है। अब पार्लियामेंट जो है नया स्टेट जो है फॉर्म कर सकती है थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं होता है। इसके लिए विथ सिंपल मेजोरिटी जो है पास करके और फिर दूसरे सदन में भेज करके जो है प्रेसिडेंट से असेंट ले करके नया राज्य बनाया जा सकता है विथ सिंपल मेजोरिटी। एक तरीके से ये ऑर्डिनरी बिल होता है। स्टेट मतलब अगर कोई हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके संबंधित जो है जुडिशली प्रोनाउंसमेंट कुछ है जो रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसमें एक केस आया था ब्रूबरी यूनियन केस 1960 में, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिशेस द एरिया ऑफ ए स्टेट डज नॉट कवर सीसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। मतलब जो है अगर कोई स्टेट को नया क्रिएट करना है, अच्छा बाउंड्री को अल्टर करना, वो एक सेपरेट चीज़ है। और अगर किसी मतलब जो है हमारी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को देना, सीड करना, तो वो जो है वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है, नया स्टेट क्रिएट करने का पार्ट नहीं होता है। वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है वो गवर्न नहीं होगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई इंडियन टेरिटरी जो है विदेशी स्टेट को दिया जाता है, फॉरेन स्टेट को दिया जाता है, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ऐसा ही जो है संशोधन हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें जो है पाकिस्तान को कुछ जो है हम लैंड जो है ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद रिसेंटली जो है 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारा, उसके तहत जो है बांग्लादेश को जो है लैंड सीड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये लैंड सीड करने के लिए जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, उसके लिए आर्टिकल 366 का पालन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि जो फॉर्मल गवर्नर जो थे डी सुब्बा राव, उनको मतलब उनको जो एक तरीके से मतलब अपॉइंटमेंट किया गया है कि वो कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के संबंध में कुछ जो है दिशा निर्देश दें। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फेडरलिज्म से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के डी सुब्बा राव, उन्होंने जो है ये बोला है कि कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए जिससे कि इंडिया का फिजिकल फेडरलिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर के, उसको देख लेते हैं पहले। तो प्रोविजन पहला जो है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या है कि फिजिकल से संबंधित जो है कार्य बटे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, और साथ साथ जो है कुछ कंकरेंट लिस्ट और शेड्यूल पावर है अंडर द आर्टिकल 246। फिर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है कि जो भी मतलब जो है टैक्स फुली असाइन टू स्टेट अंडर आर्टिकल 269, मतलब जो है अगर रेवेन्यू को जनरेट होता है तो अंडर द आर्टिकल 269 जो है वो जो है टोटली स्टेट को असाइन कर दिया जाएगा। फिर जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है तो अंडर द आर्टिकल 269A जो है जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। उसके अंतर्गत जो है जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में।
फिर टैक्स जो है कुछ जो है लेवाइड बाई एंड कलेक्टेड बाई द यूनियन, मतलब जो है कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज भी करता है और कलेक्ट भी करता है। एग्जांपल के लिए जैसे हो गया हमारा इनकम टैक्स, तो ऐसे जो टैक्स हैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनियन और स्टेट के बीच में। किसका रिकमेंडेशन होता है इसमें? तो फाइनेंस कमीशन जो है इसको रिकमेंड करता है। फिर ग्रांट इन एड्स की बात की जाए तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर अंडर आर्टिकल 275 जो है स्टेट को जो है ग्रांट दिया जाता है। फिर कुछ जो है उधार लेने वाला प्रक्रिया जो है बोरोइंग, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो विद इन कंट्री मतलब आरबीआई से, चाहे किसी भी बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, या फिर कंट्री के बाहर भी जो है अंडर द आर्टिकल 292 जो है वो बारो कर सकता है। स्टेट जो है अंडर द आर्टिकल 293 जो है विद इन इंडिया जो है वो बारो कर सकता है। अगर इंडिया के अंदर बारो करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के से भी वो बारो कर सकता है। इंडिया से अगर बाहर बारो करना है तो वो अंडर आर्टिकल 293 गवर्निंग नहीं होगा, उसका सेपरेटली जो है यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जब इसमें बात हुआ है कि टैक्स डिवोल्यूशन का, फिर इसमें चर्चा में आ जाता है फाइनेंस कमीशन। तो 50th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले तो डिवोल्यूशन किस टाइप से होता है, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात की जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवोल्यूशन होता है वो होता है वर्टिकल। और विथ इन स्टेट मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया स्टेट के पास, अब स्टेट के पास जो पैसा आता है वो सेपरेट होता है सभी स्टेटों में अलग अलग कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेट जो है डिविजिबल पूल अगर देखा जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो है वो जो कलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका 41% जो है वो स्टेट को शेयर करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये 41% जब आ गया स्टेट्स के पास तो अलग अलग स्टेट को किस क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, तो उसमें रखा गया है पहला इनकम डिस्टेंस, उसको वेटेज दिया गया है 45% का, एरिया को 15% का, पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 15% इसको भी दिया गया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब कौन कंट्रीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कितना उसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसको 12.5% दिया गया। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को देख करके जो है उसको 10% दिया गया, और साथ साथ टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट किस तरीके से जो है वो फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो उसको 2.5% दिया गया। अब जो है 16 फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन आ गया है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, उसको मैं लिंक में दे दूँगा। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का जो है क्राइटेरिया और वेटेज। इसके अलावा जो है कुछ जो ग्रांट दिए जाते हैं तो एजुकेशन से संबंधित जो ग्रांट दिया गया है उसमें 4800 करोड़ मतलब 4800 करोड़ जो है ग्रांट दिया गया है। वो हर साल 1200 करोड़ जो है रिलीज किया जाएगा फिजिकल ईयर 2022-23 से लेकर के 25-26 तक में। ये जो है मतलब एक तरीके से इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट को कि वो अपनी एजुकेशन के जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, उसको जो है इम्प्रूव करे। फिर एग्रीकल्चर को लेकर के जो है वो रिकमेंड दिया गया है कि 45,000 करोड़ जो है वो सेपरेटली रखा गया है स्टेट को देने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम के रूप में। ठीक है, अगर कोई स्टेट एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करता है तो उसको इसमें से इंसेंटिव मिलेगा। फिर इस तरीके से जो है टोटल जो ट्रांसफ़र हो गए ग्रांट्स को लेकर के और डिवोल्यूशन को लेकर के, तो वो लगभग 51% जो हो गया है डिविजल पूल 2021-26 की बात की जाए तो। अब फाइनेंस कमीशन का अगर देख लिया जाए कि ये किस टाइप की बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द आर्टिकल 280 बाई द प्रेसिडेंट, और ये हर 5 साल के में जो है एक बार गठित की जाती है। फंक्शन क्या होता है, ये जो है रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट को कि डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स से संबंधित सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होता है उसको किस तरीके से जो है और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है स्टेट को डिवोल्यूशन किया जाए। लेकिन जो डिवोल्यूशन जो वाला जो फंड है, पुल है, उसमें सरचार्ज और सेस जो है इंक्लूड नहीं होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है। साथ साथ जो है फाइनेंस कमीशन जो स्टेट का जो फाइनेंस है और यूनियन का फाइनेंस है, दोनों का जो है एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू भी करता है। स्टेट को देखा जाए तो उसके पास रेवेन्यू के क्या क्या सोर्स है, तो पहला स्टेट का रेवेन्यू का सोर्स है उसका खुद का जो है टैक्स का रेवेन्यू। उसमें जो है स्टेट को ओन टैक्स कहाँ से मिलता है, तो टैक्स ऑन इनकम, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई इम्पोज करता है स्टेट गवर्नमेंट तो वो उसका इनकम टैक्स के रूप में हो गया। फिर प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजेक्शन पे जो मिलने वाला टैक्स है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है टैक्स रेवेन्यू के रूप में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स जो रिलीज करता है डिवोल्यूशन के रूप में, जैसे कि जो जीएसटी से टैक्स मिला, इनकम टैक्स से जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है वो भी इसका एक सोर्स हुआ, ये टैक्स रेवेन्यू हुआ। सेकेंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो अगर स्टेट का कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको प्रॉफिट होता है, वो डिविडेंड देता है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। साथ साथ जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह जो अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो उससे संबंधित जो फीस कलेक्शन होता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ग्रांट्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें जैसे डिजास्टर रिलीफ ग्रांट हो गया, लोकल बॉडीज़ को लेकर के कुछ ग्रांट हो गया, और रेवेन्यू डेफिसिएट को मतलब फिलअप करने के लिए जो ग्रांट दिए जाते हैं उसको भी जो है एज ए ग्रांट हम लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू।
तो ये हुआ किस तरीके से जो है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म कार्य करता है, फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन कैसे हमारा जो है एग्जिस्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि रवि और ब्यास वाटर जो ट्रिब्यूनल जो है 1986 में फॉर्म किया गया था, उसको फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। ये जो बोर्ड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बोर्ड रवि ब्यास वाटर को लेकर के, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच का है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या मतलब जो है फ्रेमवर्क है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 जो है वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है 2 टाइप का। एक तो क्या है कि एजुकेट ऑफ ICIS डेवलपडी, मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित जो है ना एजुकेशन करना, मतलब कुछ संस्था को गठित करना। और दूसरा जो एक्सक्लूसिवली जो है या तो कोर्ट के पास ही चला जाए। तो जो कोर्ट के पास गया तो वो लेजिस्लेशन से मैटर अलग हो गया, लेकिन जब मतलब जो है अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो अगर जाता है कोई चीज़, तो उसके अंतर्गत फिर 2 चीज़ हो जाएगा। एक तो रिवर बोर्ड अगर गठित कर दिया जाए, जैसे 1956 के अंतर्गत रिवर बोर्ड एक्ट 1956, या फिर तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बोर्ड 1956। पहले वाले में क्या है कि जब रिवर बोर्ड जो इस्टेब्लिश किया जाएगा तो इसको रिवर के हिसाब से जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा रिवर बोर्ड, और इसको स्टेट के साथ गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो है मैनेज करता है वाटर शेयरिंग को, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, वाटर रिवर बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के ही थ्रू जो है ओरिजिनेट होता है। और जब डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात होती है तो उसके लिए जो है एक तरीके से ये इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है किया जाता है, और उसके लिए जो है एक ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, वो भी जो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो ये हुआ हमारा जो है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। दूसरा जो है अगर शेड्यूल वाइज देखा जाए तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट का एंट्री 56 जो है उसके अंतर्गत जो है ये बोलता है कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर। तो इंटर स्टेट रिवर की जब बात हो जाती है, जब कोई रिवर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में जाती है तो वो इंटर रिवर हो जाती है। तो उसका जो है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के लिए इंटर स्टेट रिवर डेवलपमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ये सब चीज़ें जो है स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुछ अदर मेजर्स जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर किए जाते हैं तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट किया गया था। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 वाले को अभी जाकर 2019 में जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी की गठित की गई है, जो कि वाटर डिस्प्यूट को जो है एमिकेबली मतलब फ्रेंडली वे में जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर इसमें जो है एक सिंगल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की बात की जाएगी, जिसके मल्टीपल ब्रांच होंगे, मल्टीपल बेंचेस होंगे, जो कि मल्टीपल रिवर पे जो है अपने वर्डिक्ट को अकाउंट को दे सकते हैं। दूसरा इसमें जो है टाइमलाइन जो मतलब चलता था, मतलब कोई विदाउट एनी टाइम फ्रेम जो है ये डिस्प्यूट चलते रहते थे। तो ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइन की बात की गई है कि विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको अपना जो है अवार्ड को कंप्लीट कर लेना है। फिर इसमें डेटा बैंक की भी बात की गई है कि एक सेंट्रल लेवल का ये डेटा बैंक होगा सभी रिवर बेसिन का, जिसके चलते उसका पता चलेगा कि कहाँ पर शॉर्टफॉल है और कहाँ पर सरप्लस वाटर का मतलब जो है अवेलेबिलिटी है। फिर ड्राफ्ट रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2018 में पेश किया गया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये प्रिंसिपल अप्रोच होगा जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वाटर शेयरिंग यूटिलाइजेशन होगा। फिर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात इसमें की गई है। इसमें ये बात की गई है कि एक मास्टर रिवर बेसिन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसको जो है मतलब जो है रिवर बेसिन अथॉरिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, और सभी नदियों का करना है, न कि पर्टिकुलरली किसी एक नदी का, मतलब सभी नदियों का करना है। और इससे संबंधित एक और न्यूज़ है कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो चलता है वो किस लिए चलता है, तो वो भी एक तरीके से जो है स्ट्रेस वाटर जो है हमारे कंट्रीज़ में जहाँ एक सरप्लस है, कहीं स्ट्रेसफुल है, तो उस चीज़ को मैनेज करना है। सरप्लस रीजन से जो है डेफिसिट रीजन में वाटर को जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है हमारा, उसको एक तरीके से यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया जाएगा। तो इसमें जैसे केन बेतवा जो रिवर है उसको इंटरलिंक किया जा रहा है, तो वो भी एक इंटरलिंकिंग रिवर वाटर का ही एक प्रोजेक्ट है जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। केन बेतवा जैसे यूपी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच का जो है एक मतलब जो है वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित अगर ट्रिब्यूनल को गठित कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल होता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है इसमें। अगर ये डिस्प्यूट है तो कोई ये सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर ये वाटर अकॉर्ड मतलब जो है दे दिया गया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के द्वारा, तो इसका इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो है ना
जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई पार्टी है, वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए जा सकती है। दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जो है ट्रिब्यूनल को बोल सकता है कि आप इसको क्लैरिफाई कीजिए ज़रूरत पड़ने पर। तो ये हुआ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित हमारा। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो है ये जो चैप्टर है हमारा सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित, यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है। आई होप ये सीरीज, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये किसी भी वे में आपको हेल्पफुल लगता है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।